जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है कि ध्यान योग से चक्रों का संतुलन। ध्यान योग से चक्रों का संतुलन, भय से मुक्ति। तो ध्यान योग से चक्रों का संतुलन होता है। किस प्रकार से होता है? ये चक्र कौन कौन से हैं? मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है, सहस्रार है। इस प्रकार से मूलाधार से लेकर सहस्रार तक के चक्र हैं। ठीक। तो इन चक्रों की, कुछ लोग और भी चक्रों की चर्चा करते हैं, लेकिन इन चक्रों के माध्यम से होता क्या है? यह ऊर्जा केंद्र है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस जिसे हम कहते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वह जो है चक्र जो है उसी में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। हमारे मेरुदंड में, हमारे स्पाइनल कोड में। जो स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी में, जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसके बीचों बीच एक पाइपलाइन है जिसमें कि नाड़ियां हैं, स्पाइनल कोड है। और यह हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारे तंत्रिका तंत्र का भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और उसमें चक्रों की अवधारणा की जाती है। चलो, नर्वस सिस्टम की बातें तो बाद में मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है उन्होंने इसको कई तरह की तरीके से बताया है, अलग बात है। लेकिन चक्र वहाँ सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। मेडिकल साइंस चक्रों की स्थिति को पूरी तरह से प्रमाणित नहीं करता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो नर्वस सिस्टम है उसके माध्यम से चक्रों का अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि हाँ भाई, अगर चक्रों की बात कही जा रही है तो कोई गलत नहीं कही जा रही है। ऐसा आप जरूर कह सकते हैं, ऐसा आप जरूर कहा जा सकता है। तो चक्रों की जो बात है वह जो है किस प्रकार से है, हमें समझना चाहिए। तो नर्वस सिस्टम के का ही ये पार्ट है। तो चक्र क्या है? चक्र ऊर्जा केंद्र हैं। उनमें एनर्जी का फ्लो होता है, प्राणिक एनर्जी का। वास्तव में प्राण जो है, प्राणिक ऊर्जा जो है, प्राण की जो ऊर्जा है वह प्रवाहित हो रही है। तो वह जो प्रवाहित हो रही है उसके भीतर वह किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, और उनके बीच वो बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, तो कहते हैं चक्रों के साथ इसका सीधा संबंध है, एंडोक्राइन सिस्टम का। ठीक। तो चक्रों के साथ इसका सीधा संबंध है। तो चक्रों की व्यवस्था बिगड़ने से हमारे अंदर बहुत सारे, जैसे कि अगर कोई हमारा सिस्टम सही से काम ना करे, या फिर जो उसका काम है वो उसको ना करने दिया जाए, तो वहां पर ऊर्जा का दबाव बढ़ जाएगा। वहां पर एनर्जी का जो प्रेशर होगा वह बढ़ जाएगा। एनर्जी वहां ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर एनर्जी ज्यादा बढ़ती है तो भी समस्या है, अगर घटती है तो भी समस्या है। तो चक्रों के अंदर होता क्या है कि कई बार वहां जितनी ऊर्जा पहुंचनी चाहिए उतनी ऊर्जा वहां पहुंचती नहीं है, और कई बार आवश्यकता से अधिक ऊर्जा पहुंच जाती है जिसको फ्लो नहीं मिलता है, जो वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो उसको हम कहते हैं एनर्जी ब्लॉकिंग। लोग पूछते हैं कि एनर्जी ब्लॉकिंग क्या है, कैसे चक्रों में एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। जी हाँ, वहां पर जो एनर्जी है पोटेंशियल फॉर्म में तो है, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आ रही है। वो काइनेटिक फॉर्म में नहीं आ रही है, वह मूवमेंट में नहीं आ रही है। वहां पर एनर्जी ब्लॉकिंग हो चुका है। किसी जिज्ञासु ने मुझसे प्रश्न किया
कि ये जो एनर्जी ब्लॉकिंग्स होती हैं ये क्या होती हैं। मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ इन चक्रों के बारे में। लोग कहते हैं कि हमको एनर्जी ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम है, ये अनाहत चक्रा में एनर्जी ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम है, या मूल चक्रा में, स्वादिष्ठान चक्रा में एनर्जी ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम है। तो ये एनर्जी ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम क्या होती है? तो एनर्जी ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम यही होती है कि जिस चक्र के द्वारा जो शरीर में कार्य होना है, अभी कुंडलिनी शक्ति के बारे में मत सोचिए। कुंडलिनी शक्ति का संबंध सुषुम्ना नाड़ी से है। कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी ही कुंडलिनी मारकर बैठती है मूलाधार में, ठीक है। तो कुंडलिनी इज ए डिफरेंट थिंग। हाँ, वह भी इन चक्रों के साथ ही अलाइंड है, इन्हीं चक्रों के साथ अलाइंड है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं चक्रों में जो एनर्जी का फ्लो है। तो चक्रों में जो एनर्जी का फ्लो है वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, और उनकी ब्लॉकिंग हो जाती है। ब्लॉकिंग होने के कई कारण हो सकते हैं। अगर एनर्जी ब्लॉक हो रही है तो आप किसी इमोशन में फंस जाते हैं कई बार, और कई बार बहुत तरह के नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आ जाते हैं, और साथ में कुछ शारीरिक बीमारियां भी आपको आ सकती हैं। अगर चक्रों का असंतुलन होगा तो, अगर चक्र आपके असंतुलित होंगे, उनमें ऊर्जा का प्रवाह असंतुलित होगा तो, जैसे कि मान लीजिए कि मूलाधार चक्र, अगर मूलाधार चक्र में समस्या होती है, अगर मूलाधार चक्र में एनर्जी ब्लॉकिंग होती है तो आपके अंदर भय का विकास हो जाएगा। आप ज्यादा अनायास, बिना किसी कारण के आपके मन में डराने वाले विचार आएंगे। आपको लगेगा अरे ऐसा हो गया तो, अरे वैसा हो गया तो क्या होगा, अरे बाप रे इस तरह से हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा, कितनी भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। तो आप अनायास ही डरते रहेंगे, आप अनायास ही डरते रहेंगे। निराधार भय आपके मन में व्याप्त हो जाएगा अगर मूलाधार चक्र में एनर्जी ब्लॉकिंग होती है तो। साथ में गुस्सा, इरिटेशन और सेल्फ स्टीम, जो आपका आत्मसम्मान है उसमें कमी आएगी। सेल्फ रेस्पेक्ट जो है उसमें कमी आ जाएगी, और आपको हमेशा असुरक्षा की भावना महसूस होती रहेगी कि कहीं मैं सुरक्षित नहीं हूं, कहीं मैं असुरक्षित हूं। तो इस तरह की भावना आपके मन में आ सकती है। तो निराधार भय, इरिटेशन होना, इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना, ठीक है। और शारीरिक रूप से आपको कब्ज की बीमारी हो सकती है, थोड़े बहुत सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, अगर आपके मूलाधार चक्र में एनर्जी ब्लॉकिंग होगी तब, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आपको फेस करने, तो ये एनर्जी ब्लॉकिंग्स हो जाती हैं। अगर आपको स्वादिष्ठान में अगर एनर्जी ब्लॉकिंग हो जाए तो फिर क्या होगा? तो आपको चिड़चिड़ापन, असंतुलित व्यवहार, आप कई बार संतुलित व्यवहार नहीं करेंगे। विशेष करके स्वादिष्ठान में अगर एनर्जी ब्लॉकिंग होती है तो आपके अंदर शर्मीलापन आ जाता है, जो कि आप देखते होंगे किन बच्चों में होता है। जैसे कि आपको जो टीनेजर्स होते हैं, जो कि अभी जिनके अंदर प्यूबिक डेवलपमेंट हो रहा है, वो एडल्ट फेज में प्रवेश कर रहे हैं, अभी वो कौमारे जिसको कहते हैं, कौमारे काल में ही कामशास्त्र की शिक्षा का वर्णन मिलता है। तो जिस समय कौमार है, अभी आप युवा हुए नहीं हैं, अभी आप कौमार हैं, आप टीनेजर हैं, तो उस समय ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन आगे के एज में भी आपको देखने को मिल सकती हैं अगर एनर्जी ब्लॉकिंग आता है तो। स्वादिष्ठान में एनर्जी ब्लॉकिंग होने से असंतुलित व्यवहार आएगा। स्वादिष्ठान में एनर्जी ब्लॉकिंग होने से क्या होगा कि अगर किसी महिला के अंदर है तो पुरुषों से बात करने में उन्हें समस्या होगी, अगर किसी महिला के अंदर स्वादिष्ठान चक्रा में एनर्जी ब्लॉकिंग है
तो उनको पुरुषों से बात करने की समस्या होगी और उन्हें हर पुरुष के ऊपर शक होगा, डाउट होगा कि भाई ये मुझे बुरी नजर से देख रहा है। अगर स्वादिष्ठान चक्रा में एनर्जी ब्लॉकिंग है, सेम वैसे ही मेल के अंदर अगर पुरुषों में स्वादिष्ठान चक्रा में एनर्जी ब्लॉकिंग है तो फिर उन्हें महिलाओं से बात करने में समस्या होगी, व्यवहार करने में समस्या होगी, चिड़चिड़ापन आएगा, शर्मीलापन, अनावश्यक शर्मीलापन आ जाएगा, अपराध बोध आ जाएगा। अपराध बोध जैसे टीनेजर्स के अंदर बहुत जल्दी आ जाता है अपराध बोध। जो टीनेजर्स होते हैं आपने देखा होगा उनके अंदर बहुत जल्दी आता है अपराध बोध। बहुत जल्दी वो इस बात से बचना चाहते कि कोई हमें गलत ना कह दे। टीनेजर्स में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो क्योंकि उनके अंदर स्वादिष्ठान चक्र जो है वो उतना एक्टिव नहीं था जो एक नए रूप में एक्टिव हो रहा है। उनके अंदर जो है हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं और हार्मोनल चेंजेस एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं और हार्मोनल चेंजेस के कारण उनका जो स्वादिष्ठान है उसमें एनर्जी का फ्लो ज़्यादा हो रहा है और वो एनर्जी एक ब्लॉकिंग की तरह काम करना शुरू कर देती है। तो स्वादिष्ठान चक्रा में अगर ब्लॉकिंग है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत बड़ी मानसिक। मुझे कई लोग फ़ोन करते हैं और अपनी समस्याओं को शेयर करते हैं कि हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ऐसी प्रॉब्लम यहां तक कि कुछ महिलाओं ने मुझे ऐसा भी कहा कि हमें तो अपने भाई पर ही शक होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत, लेकिन उनकी मानसिक प्रॉब्लम थी कि उन्हें किसी भी पुरुष को, अगर कोई पुरुष उनसे बात कर ले या उनकी तरफ देख ले, भले ही वो बुरी नजर से ना भी देखे, तो उनको लगता है कि इसके मन में शायद गलत भावना है मेरे प्रति। यहां तक कि एनर्जी ब्लॉकिंग के कारण और उम्र हो जाने के बाद, 40 प्लस एज हो जाने के बाद, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्रा में जब एनर्जी ब्लॉकिंग होगी तो इस तरह की चीजें आपको आने लगेंगी, साइकोलॉजिकल इश्यूज आने लगेंगे। अगर पुरुष है तो उसके अंदर आने लगेंगी कि भाई ये महिला कहीं मेरे पीछे तो नहीं पड़ जाएगी। महिला के अंदर आ जाएगा ये पुरुष मेरे पीछे तो नहीं पड़ जाएगा। तो जेंडर रिलेटेड जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सेक्सुअल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं स्वादिष्ठान चक्रा में ब्लॉकिंग होने पर। ठीक है, चिड़चिड़ापन, शर्मिलापन, अपराध बोध, दोष देने की प्रवृत्ति भी, दूसरों पर दोष थोपना, क्योंकि अपराध बोध अपने भीतर आ चुका है तो हर बात को दूसरों पे थोपने की, और अचानक से यौन जुनून हावी हो जाता है उनके ऊपर। ऐसे लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में भी जा सकते हैं। अगर मूलाधार और स्वादिष्ठान इन दोनों चक्रों में अगर बहुत ज्यादा ब्लॉकिंग है तो ऐसे लोग बहुत तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज जो कि अचानक से लोग कर देते हैं, ठीक है, जैसे छेड़खानी कर देना या फिर जो है आपको किसी की हत्या करने की प्रयास करना, मतलब कि अगर हाई लेवल तक चला गया तो ऐसे हो जाता है। और इनकी जो क्रिएटिविटी है बहुत डाउन हो जाती है, जो क्रिएटिविटी होती है वो बहुत गिर जाती है अगर स्वादिष्ठान चक्रा में ब्लॉकिंग है तो। यौन जुनून हावी होना उनके ऊपर, लेकिन बाहर से ये दूसरे तरह के हो जाएंगे। मतलब कि बहुत बड़े डिसऑर्डर, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस के साथ ये लोग गुजरते हैं जिनका स्वादिष्ठान चक्रा में ब्लॉकिंग हो जाता है। और ज्यादातर, मैं एक और बात आपको बता दूं, चलते चलते आगे बढ़ूं मैं, इससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, ये स्वादिष्ठान चक्रा की जो ब्लॉकिंग है ना, आपको ऐसे लोगों में देखने को मिलेगा जो जबरदस्ती का ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। जबरदस्ती का ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और जो ऊर्जा के प्रवाह को नहीं समझते हैं, तो बहुत ज्यादा अपने आप को आइडियोलॉजिकल दिखाने के चक्कर में कई बार लोग ऐसा करते हैं और फिर जो है वो प्रॉब्लम को भी फेस करते हैं। इसीलिए प्रेशर की जरूरत नहीं है। दमन की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता है, नॉलेज की आवश्यकता है, तंत्र की आवश्यकता है। टेक्निक को जानिए, तंत्र को जानिए कि कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे हमें चक्रों के साथ मैनेज करना है। ठीक है, चलिए, वैसे तो ध्यान योग सारी समस्याओं का समाधान है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। और मणिपुर चक्र, अगर मणिपुर चक्र में ब्लॉकिंग होगा तो फिर क्या होगा?
मणिपुर चक्र में भी ब्लॉकिंग होने से आपके अंदर आत्मसम्मान की कमी आएगी, स्ट्रेस होगा, और कई बार अचानक से जिनको ओबीएस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ओबीएस नहीं, आईबीएस, क्षमा कीजिए, आईबीएस, इरिटेटरी बाउल सिंड्रोम, दिमाग में टेंशन होता है और टेंशन के कारण लूज मोशन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ नर्व सेल कनेक्टेड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ नर्व सेल होती है, टेंशन हुआ और लूज मोशन। यहां पर जो आपके नाभि में जो मणिपुर चक्र है वहां पर जो ब्रेन का जो कंट्रोल है वो अच्छे से नहीं है, वहां पर एनर्जी ब्लॉकिंग या एनर्जी कम हो रही है, वहां पर जितनी होनी चाहिए उतना नहीं हो रही, तो आत्मसम्मान की एक कमी आएगी और व्यक्ति स्ट्रेस लेता रहता है, और ड्रीम्स आते हैं, सपने भी इनको बुरे बुरे आते हैं, कई बार इनको बहुत ही खराब सपने भी आएंगे, स्ट्रेस होगा, ड्रीम आएंगे, सपने, ऐसा मैंने कुछ लोगों की केसेस देखे हैं मणिपुर चक्रा की जो ब्लॉकिंग होती है उसके कारण से, और आईबीएस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, डरपोक बुद्धि हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर डरने वाले हो जाते हैं, डिप्रेसिव माइंड भी हो जाते हैं, डिप्रेशन भी इनको आ जाता है फिर इसी बीमारी के कारण, और इनको लगता है कि शायद लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे, और एक डिस्क्रिमिनेशन पावर डाउन हो जाती है, निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, डिसीजन लेने में असमर्थता दिखाई देती है, और इस कारण से क्रोध का विकास हो जाता है, क्रोधी भी हो जाते हैं लोग, अग्नि, क्योंकि अग्नि तत्व वहां पर है तो अग्नि का भी विकास हो जाता है, अगर ब्लॉकिंग होगा तो अग्नि तत्व का वहां विकास होगा जिससे क्रोध की भावना अधिक हो जाएगी, तो इस कारण से ऐसी डरपोक बुद्धि का आना, आत्मसम्मान की कमी, अवसाद और आईबीएस की प्रॉब्लम होना, इरिटेटरी बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे लोगों में जिनका मणिपुर चक्र में अगर एनर्जी ब्लॉकिंग है तो मणिपुर चक्र में एनर्जी ब्लॉकिंग का यह परिणाम है। आगे हम अगर बढ़ते हैं तो मणिपुर के बाद अनाहत चक्र जो है, अनाहत चक्र में क्या होता है कि लोगों को यह फील होता है कि शायद हमें जीवन में प्रेम नहीं मिल रहा है, ठीक है, और एक इमोशन, जहां पर इमोशनल होना थोड़ा जरूरी है वो इमोशनल नहीं होंगे, क्योंकि हर चीज का अपना एक बैलेंस होता है, आप ओवर लॉजिकल हो जाएंगे तो वह भी सही नहीं है। चक्कर क्या है, कई बार ज्यादा लॉजिकल होकर लोग इलॉजिकल हो जाते हैं, कई बार ज्यादा लॉजिकल होकर वो इलॉजिकल हो जाते हैं, तो कई बार ओवर लॉजिकल होना भी ठीक नहीं होता है। तो इमोशंस में और प्रेम संबंधों में जरूर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। प्रेम संबंध कहने का मतलब वो वाला प्रेम संबंध नहीं, लड़का लड़की वाला, अरे भाई के साथ भी प्रेम होता है, माँ के साथ भी प्रेम होता है, बहन के साथ, माता पिता के साथ भी एक प्रेम व्यवहार होता है, तो एक इमोशनल कमी दिखाई देती है ऐसे लोगों में, और करुणा की कमी, दया भाव की कमी दिखाई देती है। कोई किसी ने उनसे कुछ मांग लिया तो वो दया नहीं करते, ठीक ना, उनके अंदर करुणा की कमी दिखाई देती है कि चलो भाई मैं किसी की सहायता कर दूं, कोई गरीब है, कोई कमजोर है, मैं कर सकता हूं तो कर दूं थोड़ा सा, तो वो उनसे नहीं होता है। वो बोलेंगे, वो लॉजिक देंगे, अरे क्यों देना है, क्यों किसी को कुछ देना है, तो उनके अंदर आशा, करुणा, आशा भी नहीं, ऑप्टिमिस्ट भी ज्यादा ये लोग नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो आशा की कमी, ऑप्टिमिज्म की कमी दिखाई देगी अनाहत चक्र में ब्लॉकिंग होगी तो, और दया करुणा इनके अंदर नहीं, इनका मन नहीं करेगा कि मैं किसी भिखारी को कुछ दे दूं, कोई बेचारा सहायता मांग रहा है तो किसी की मैं हेल्प कर दूं, ठीक है। या तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये लोग ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं, ओवर इमोशनल हो जाएंगे, बिल्कुल लॉजिकली सोचेंगे भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो ओवर इमोशनल होने की समस्या भी इनके साथ आ सकती है, और निराशा, निराशा इनके जीवन में हाथ इनको लगती है अगर अनाहत चक्रा में एनर्जी ब्लॉकिंग है। ये लोग कई बार अकेले रहना पसंद करते हैं, मैंने एक दो केस ऐसे देखे हैं, अनाहत चक्रा की ब्लॉकिंग, एक महिला अमेरिका से वो मुझे कांटेक्ट करती थी, लगभग 3-4 साल इस बात को हो गए, वो कोई मेडिटेशन करती थी, बुद्धिस्ट
बुद्धिस्ट साधनाएं कुछ वो करती थी, उनको अनाहत चक्रा में ब्लॉकिंग, और जब भी वो मेडिटेशन करने बैठती थी तो उनको पेन होता था सीने में, जहां पर हमारा थाइमस ग्लैंड होता है ना, अनाहत चक्रा से कनेक्टेड होता है वो, तो उनको छाती पर यहां पर दर्द होता था साधना करते समय, पेन होता था, और वैसे कभी नहीं होता था, उसी समय पर उनको पेन होता था वहां पर। और अकेले रहना पसंद करती थी वो, बहुत अकेले, जैसे कि ठीक है वो मेडिटेशन कर रही हैं, लेकिन लोग उनको निराश ही समझते थे। लोग, वो कहती थी कि जो मेरे घर के लोग हैं वो मुझे निराशावादी ही समझते हैं। तो कई बार हम क्या है कि प्रकृति के बहुत सारे अंग हैं, आगम ग्रंथ जो है इसी की चर्चा करते हैं, अंग है, उन अंगों को समझना पड़ता है और सारे अंगों को एक संतुलित तरीके से लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो हमें यह विचार करना है। तो अनाहत चक्र में प्रॉब्लम आने से ऐसे लोगों के अंदर निराशा का दिखाई देना, या फिर ओवर इमोशनल हो जाएंगे, या बिल्कुल इमोशन नहीं काम करेगा उनका, ओवर लॉजिकल दिखाई देंगे, करुणा नहीं होगी, और उसके कारण एक डिप्रेशन, जीवन में एक जैसे कि निराशा आ गया है, कोई उम्मीद नहीं रह गई है, अब तो ऐसे ही सब कुछ चलना है। तो ऐसा भी सोच इनके अंदर होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन नहीं होता, ऑप्टिमिज्म नहीं होता, आशावादी नहीं रह जाते लोग। तो इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं अगर अनाहत चक्रा में ब्लॉकिंग हो जाए। ऐसे लोग कई बार आत्महत्या की ओर भी आगे बढ़ते हैं। ठीक, विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र अगर विशुद्धि चक्र का प्रॉब्लम है, अब थोड़ा बहुत इन चक्रों की में प्रॉब्लम आप देख सकते हो। विशुद्धि चक्र हमारे गले से संबंधित है, और जन्म कुंडली के अंदर अगर हम ज्योतिष की बात करें तो दूसरा भाव गले का भाव है, वाणी का भाव है। तो अगर विशुद्धि चक्र में अगर समस्या होती है तो एक परिवार धन कुटुंब का भी वह भाव है, और विश्वास का भी भाव है। अगर विशुद्धि चक्र में प्रॉब्लम होती है तो ये लोग क्या करते हैं, ये ट्रस्ट नहीं करते किसी के ऊपर, किसी के ऊपर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते, या फिर किसी अचानक से किसी गलत आदमी पर ट्रस्ट कर जाते हैं। जिन पे ट्रस्ट करना था उस पर तो किया नहीं, और किसी गलत आदमी पर ट्रस्ट कर दिया। तो कई बार ये ट्रस्ट की इश्यू इनको होती है, अविश्वास इनके अंदर होता है, अनिर्णय होता है। मेन है कि अविश्वास होगा। वाणी जो है कई बार ये गलत प्रयोग कर जाते हैं कि भाई जहां जो बोलना नहीं है वहां बोल जाएंगे, और जहां जो बोलना है वहां बोलेंगे नहीं। कई बार इस तरह की समस्या आ जाती है। तो अविश्वास मुख्य रूप से इनके अंदर पाया जाता है, जल्दी ट्रस्ट नहीं होगा इनको। ज्योतिष में कहते हैं कई बार अगर किसी के अंदर गुरु चांडाल योग बनता है, गुरु और राहु एक साथ अगर जन्म कुंडली में बैठते हैं, तो इस कंडीशन में भी लोगों के अंदर अविश्वास रहता है, या फिर बुध के साथ हो तो भी। तो इच्छा शक्ति कमजोर हो जाएगी, अविश्वास रहेगा, अनिर्णय रहेगी, और अभिव्यक्ति की कमी, प्रेजेंटेशन में कमी आ जाएगी कि हम अपने आप को वैसे नॉर्मली ये प्रेजेंट अच्छा कर देंगे, लेकिन जहां पर प्रेजेंटेशन वाकई में प्रेजेंट होना है वहां पर गड़बड़ कर जाएंगे, ऐसा देखने को मिलता है। और क्रिएटिविटी की कमी आ जाती है, और व्यसनों की प्रवृत्ति, इनके अंदर भोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और ये जो है कई बार ये मटेरियलिस्टिक गेन में ज्यादा बिलीव करने लग जाते हैं कि हमको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को अच्छे से भोगना है, और ऊपर से विश्वास भी नहीं हो रहा है किसी के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़े डायलेमा में फंस जाते हैं, बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं कि इन्हें संसार के सारे भोगों को भोगना है, संसार के व्यसनों को ग्रहण करना है, लेकिन इनको विश्वास भी किसी पर नहीं है, जल्दी से किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट ना करने, यहां तक कि अपने भाई बहन, अपने माता पिता पे भी इनको ट्रस्ट नहीं होगा, अपने क्लोज से क्लोज उसमें भी ट्रस्ट नहीं होगा। तो कई बार ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरह काम करती है, एक मानसिक आधि की तरह काम करती है। आधि और व्याधि, योग वासिष्ठ में वशिष्ठ मुनि ने आधि व्याधि की चर्चा की है, मनोरोग की तरह यह काम करता है। ठीक है, अब हम आते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र तो
उन्हीं लोगों का कार्य करता है जो ध्यान योग का अभ्यास करें, उन्हीं के लिए अच्छे से काम करता है। और आज्ञा चक्र का विकसित होने से क्या होता है, क्या होगा, आपका फोकस अच्छा होगा। और आज्ञा चक्र का अच्छा डेवलपमेंट अगर नहीं है तो आपका फोकस अच्छा नहीं होगा। फोकस अच्छा नहीं होने से क्या होगा, भ्रम पैदा होगा, इल्यूजन्स पैदा होंगे। फोकस अच्छा नहीं होने से क्या होगा, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ जाएगी। फोकस अच्छा नहीं होने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। फोकस अच्छा नहीं होने से क्या होगा, डर लगेगा सच्चाई से। फोकस अच्छा नहीं होने से व्यसनों की प्रवृत्ति भी आपको पर हावी हो जाएगी। तो अब यहां तक जो देखिए, विशुद्धि चक्र तक, विशुद्धि चक्र तक, विशुद्धि चक्र तक की जो बात है वो तो सामान्य जन के लिए है। लेकिन आज्ञा चक्र की जब बात आती है तो यह योगियों के लिए है। योगियों का फोकस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। लेकिन सामान्य मनुष्य में भी जो फोकस करने की जो कैपेबिलिटी है, किसी काम पर आप फोकस करते हो, कोई काम कर रहे हो, वो काम अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं, कम समय में करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपका फोकस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। कोई भी आप काम कर रहे हैं और उस काम को आप अच्छे से करना चाहते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं सक्सेसफुली, तो सबसे ज्यादा आपका जीवन सफल हो, आप एक सफल जीवन जिए, इसमें सबसे बड़ा जो तथ्य है वो है फोकस। किसी भी फील्ड में, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप खेल में हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, कोई जिम्नास्टिक है, कोई रनर है, क्या है, तो सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपकी एकाग्रता। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपका फोकस अपने काम पर कितना अधिक है। जितना बढ़िया फोकस होगा उतना बढ़िया आप काम करोगे और उतना कम समय में करोगे। जो लोग बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं, उनका फोकस अच्छा होता है। लेकिन क्या वो इस विज्ञान को समझते हैं? कई बार देखा गया है कि कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। अभी कहीं से, भोजपुर से, बिहार से कहीं पर कोई स्टूडेंट की चर्चा आ रही थी कि 13 वर्ष की उम्र में उसने पीएचडी किया या एमएससी मैथमेटिक्स किया। इन 23 में वो आईआईटी टॉपर बन गया। टॉपर नहीं, आईआईटी क्लियर कर लिया उसने। आईआईटी का एग्जाम बहुत कम उम्र में उसने क्लियर कर लिया। वन ऑफ द यंगेस्ट गाय हु क्लियर्ड द आईआईटी एग्जाम। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आते रहते, पीछे भी कोई एग्जाम्पल ऐसा आया था। तो ऐसी घटना न्यूज में मैं अभी 2 दिन पहले पढ़ रहा था तो मुझे मिली। तो इस प्रकार से फोकस, लेकिन अगर ये पता हो कि एक्चुअल में क्या काम कर रहा है, फोकस काम कर रहा है, तो फोकस आता कैसे है, लगन से आता है। तो जिनका आज्ञा चक्र अच्छा होता है उनके अंदर किसी भी काम को करने की लगन बहुत अच्छी होती है, डेडिकेशन बहुत अच्छा होता है उनके अंदर। वो किसी कार्य को लेते हैं तो उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में मिलेगा, आत्मा कारक सूर्य। तो अगर आज्ञा चक्र आपका संतुलित है, ऊर्जा का प्रवाह उसमें बढ़िया से हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, तो आपका फोकस, एकाग्रता आपकी अच्छी होगी। निर्णय लेने की क्षमता अगर नहीं है तो ये सब कमियां आएंगी। तो जिन बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, या जो स्टूडेंट लाइफ में है, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, फोकस अच्छा नहीं है, तो उन्हें ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, फोकस डेवलप्ड हो, काम में मन लगे, फोकस अच्छा बनेगा, तो एकाग्रता अच्छी बनेगी आपकी और निर्णय शक्ति अच्छा होगा। अब है आपको ये थोड़ा सा आध्यात्मिक, यह जो चक्रा है आध्यात्मिक है, और आखिरी है सहस्रार चक्र, तो ये पूरी तरह से आध्यात्मिक है। सहस्रार जो है यह पूरी तरह से ही आध्यात्मिक है।
तो सहस्रार चक्र में क्या होगा? सहस्रार चक्र अगर आपका जागृत नहीं है या सहस्रार में ऊर्जा नहीं पहुंच रही है तो आपके पास विवेक की कमी होगी, डिस्क्रिमिनेशन पावर वीक होगा, विवेक की कमी होगी। और विवेक क्या है? विवेक क्या है बताइए? विवेक है पुरुष और प्रकृति का भिन्न भिन्न ज्ञान। पुरुष और प्रकृति दोनों भिन्न है। महर्षि पतंजलि ने इसी को विवेक कहा है कि आपको विवेक ख्याति क्या है? पुरुष और प्रकृति अर्थात जड़ और चेतन का ज्ञान होना। तो आध्यात्मिक संबंध है, डिस्क्रिमिनेशन होना। जिनका सहस्रार चक्र नहीं काम करता वो आध्यात्मिक नहीं हो पाते। वह फिलॉसफर, विचारशील होना, सोचना, संसार को देखकर सोचना। जो वैज्ञानिक हैं और जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, संत हैं, उनका जो सिद्ध संत है उनका तो सहस्रार पूर्ण रूपेण जागृत है। और जो नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर उस वहां ऊर्जा है तो वो वैज्ञानिक बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा। अब दुनिया तो हर आदमी देख रहा है, लेकिन परशुराम जी जाकर भगवान दत्तात्रेय से कहते हैं कि संसार में तो कुछ टिकता ही नहीं है, यह संसार तो बस ऐसे ही क्षणिक है, कुछ है ही नहीं, यहां पर सब कुछ परिवर्तनशील हुए जा रहा है, सब कुछ तो बदले ही जा रहा है। तो इसमें मैं क्या प्राप्त कर लूंगा? जो नहीं प्राप्त किया वो भी बदल जाएगा और जो प्राप्त कर लिया वो भी बदल जाएगा। इसी प्रकार से एक वेस्टर्न फिलोसोफर हुआ हेराक्लाइटस, उसने भी इसकी चर्चा की कि वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग। तो वो सत्य को देखने की क्षमता होती है। जिनका सहस्रार जागृत हो उनको सत्य को देखने की क्षमता होती है उनके अंदर। वो वस्तुओं को दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं। वो ऐसे ही संसार को नहीं देख रहे कि भाई ऐसा है तो ऐसा ही है, नहीं, हर वस्तु को वो दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं। हर क्रिया के पीछे दर्शन को ढूंढ लेते हैं। अगर खाना खाना है तो उसके पीछे का भी दर्शन, काम शास्त्र के पीछे का भी दर्शन, हर चीज को सच्चाई के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है। संसार में रिश्ते नाते बन रहे हैं, उनका सत्य क्या है। तो ये लोग सही मायनों में लॉजिकल लोग होते हैं। सही मायनों में इनका विवेक काम करता है, इनका डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत हाई लेवल का होता है। जीवन को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं और दूसरों को समझाने की क्षमता भी इन्हीं के अंदर होती है, अर्थात गुरु बनने की क्षमता होती है। जिनका सहस्रार चक्र पूरी तरह से विकसित हो, वो किसी को जीवन में राह दे सकते हैं। उनकी वाणी से लोगों को जीवन का समाधान मिल जाएगा। वो कुछ ऐसी बात बोलेंगे जीवन के विषय में जिससे कि जीवन जीना सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सहस्रार चक्र अगर जागृत नहीं है, वहां पर अगर समस्या है तो ज्यादातर लोगों का इतना विवेक तो नहीं आ पाता सबके भीतर। तो ज्यादातर लोग उसी श्रेणी में आते हैं जहां ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप में सहस्रार में नहीं होता है। तो उनका जो जीवन है उद्देश्यहीन होता है, अंधी दौड़ होती है, जैसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं। जीवन के सत्य को स्वीकार करने के लिए कई बार ये लोग तैयार नहीं होते और कई बार जीवन का सत्य जब बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं तो डिप्रेशन में जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो आप में से जिज्ञासुओं में से किसी का प्रश्न था कि ये एनर्जी ब्लॉकिंग समझा दीजिए और ये चक्रों का खेल थोड़ा समझा दीजिए। तो ये चक्रों का खेल इस प्रकार से चल रहा है। शारीरिक और मानसिक बीमारियां दोनों ही आ सकती हैं, दोनों ही व्याधियां आ सकती हैं चक्रों में ऊर्जा का असंतुलन होने से। लेकिन अब चक्रों में ऊर्जा का संतुलित प्रवाह होगा कैसे, हमें यह समझना है। चक्रों में ऊर्जा का संतुलित प्रवाह होगा कैसे?
तो चक्रों में ऊर्जा का संतुलित प्रवाह हो, उसी के लिए यह ध्यान योग का कोर्स कराया जाता है। चक्रों में ऊर्जा का संतुलित प्रवाह हो, उसी के लिए यह ध्यान योग का कोर्स कराया जाता है। यह ध्यान योग ऑफलाइन इवेंट है, ऑफलाइन शिविर है। कहां पर? मुंबई, नवी मुंबई में। कुछ लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, तो बता दें 3 PM इसका टाइम है, शाम को 3 बजे। पहले हमने इसको मॉर्निंग में रखने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोगों की सुविधा के लिए इसे 3 PM का हम टाइम देते हैं। शाम को 3 बजे यहां पर आपने पहुंचना है, जो ऑफलाइन करना चाहते हैं, जो ध्यान योग ऑलरेडी कर चुके हैं। जो ध्यान योग का कोर्स जिनका कंप्लीट हो चुका है या रनिंग है, उनके लिए फ्री है। लेकिन जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल न्यू है, बिगिनर है, इस कोर्स के लिए बिगिनर है, बाकी वो कहीं से मेडिटेशन करते हो उससे नहीं मतलब है, ये कोर्स करना चाहते हैं तो उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका जो भी फी है, जो भी इसका शुल्क है, दक्षिणा है, वो पे कर आपको इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। और 20 तारीख से, प्रत्येक मास की तरह 20 तारीख से, प्रत्येक महीने की तरह 20 तारीख से ऑनलाइन कोर्स शुरू होगा। ऑफलाइन सब लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, ना कर पाते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स शुरू होगा 20 तारीख से। तो ये बिल्कुल बिगिनर के लिए होगा, ये पुराने लोगों के लिए नहीं होगा। तो इस तरह से ये कोर्स होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन जो है 20 तारीख से शुरू होगा, 20 फरवरी से ऑनलाइन कोर्स। आपको कोर्सेज की जानकारी चाहिए तो आप नंबर 9661802459 इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके आप संपर्क कर लेंगे इस नंबर पर कि आपको कोर्स की जानकारी चाहिए, तो कांटेक्ट कीजिए और जानकारी लीजिए। ठीक है। तो ध्यान योग का कोर्स, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी चक्रों के संतुलन में सहायता करता है। यह भी चक्रों के संतुलन में सहायता करता है। और दर्शन का कोर्स तो हमारे सहस्त्रार से जुड़ा हुआ है, हमारे सहस्त्रार चक्रा से जुड़ा हुआ है। तो यह दर्शन का कोर्स है। और ध्यान योग के कोर्स में आपको ध्यान योग प्लस हीलिंग का कोर्स होता है। जुपिटर मेंबरशिप और सन मेंबरशिप के बारे में लोग पूछते हैं, तो सन मेंबरशिप इज ओनली ध्यान योगा। इसमें हठ योग का एक पार्ट होता है जिसको हम गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग का पार्ट होता है जिसको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं। आप ये फोटो ठीक से देखिए, क्या क्या सिखाया जाता है। गाइडेड मेडिटेशन दैट इज हठ योगा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन दैट इज राज योगा, और स्पिरिचुअल हीलिंग जो लोग जुपिटर मेंबरशिप करते हैं उनको स्पिरिचुअल हीलिंग, चक्रा क्लीनिंग कैसे करना है, चक्रों की शुद्धि कैसे करना है, हीलिंग कैसे करना है, वो सब बातें भी उनको बताई जाती हैं जो लोग जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं। तो यह ऑनलाइन कोर्स जो है शुरू होगा वो 20 फरवरी को, और ऑफलाइन मुंबई में 10 और 11 फरवरी को है। 10 और 11 फरवरी 2024 इन नवी मुंबई। टाइम इज 3 PM, टाइम इज 3 PM, उस टाइम पर आपको आना है। हाँ, ये जो ऑनलाइन कोर्स है उसका टाइम तो जो ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे उनको बताया जाता है। ठीक है, ये कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दर्शन का कोर्स आपके विवेक की जागृति के लिए, सनातन धर्म की मूल विचारधारा को समझने के लिए है। ठीक। और किसी भी तरह की आपको लाइफ काउंसलिंग चाहिए या एस्ट्रो एनालिसिस करवानी है तो आप उसके लिए बात कर सकते हैं, आप उसके लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इसका भी आपको 1100 रुपये इसका शुल्क होता है, वो आप देकर बातचीत आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अग्निमय बुद्ध ग्रंथ है, पुस्तक है, कई लोगों ने इसे प्राप्त किया है, आप भी प्राप्त कीजिए। और आप इसे सीधा मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप मुझे इसी नंबर पर संपर्क करेंगे जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है। और इस ग्रंथ को बौद्ध संप्रदाय का कैसे पतन हुआ, कैसे ये विलुप्त होने लगे, क्या समस्याएं आई इस भारत भूमि पर, और किस तरह की बातें हुई, उनसे संबंधित एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित या एक ऐतिहासिक कथानक है, एक हिस्टोरिकल स्टोरी लाइन है, उपन्यास की तरह है। आप पढ़ेंगे तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने पुस्तक उठाई और 3 दिन में ही पढ़ गए।
क्योंकि उठाने के बाद इसको छोड़ने का मन नहीं करता। जैसे कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज देख रहे हो, लग रहा था कि ऐसे इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। एक महानुभाव ने कहा कि मैंने जब ये पुस्तक पढ़नी शुरू की तो मुझे तो ऐसे लगने लगा कि जैसे कोई इंटरेस्टिंग वेब सीरीज देख रहा हूं, लगता है कि अगला एपिसोड देखूं, अगला एपिसोड देखूं। तो इसी प्रकार से ये पुस्तक पढ़ते समय लगा, क्योंकि ये कथानक है, एक वन स्टोरी है, एक कहानी है पूरी किताब में। इसीलिए यह जो ग्रंथ है अग्निमय बुद्ध कहानी षड्यंत्र और ब्रह्म हत्या की, इसमें कई रस हैं। इसमें वीर रस है, इसमें प्रेम रस है, इसमें ज्ञान का रस है, देशभक्ति का रस है, धर्म का रस है, सब रस इसमें आपको मिलते हैं। तो यह जो कथानक है आप जरूर इसका मंगा सकते हैं, इस पुस्तक को, और संपर्क कर लीजिए, पेमेंट कीजिए 350 रुपये, 350 रुपीज़ का है ये, और एड्रेस दीजिए, आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपके कमेंट्स हम अंत में देख लें, ये आप क्या कहते हैं। प्रभु दत्त शर्मा जी, बहुत अभिनंदन है आपका। घनश्याम सरोदे जी, नवज्योति नाथ जी, योगेश खैरनर जी, लवकुश शर्मा, नरेंद्र माकुड़े, राजू पाल जी, अवधेश कुमार जी, एके त्यागी जी, संतोष कुमार जी, अमन कक्कर जी, कन्हई कुमार, गोविंद प्रसाद नीमा, श्वेता राय सिन्हा जी, किशोर वैद्य जी, चितरंजन बरुआ जी, मुकेश प्रसाद जी, बिस्लाल बहादुर सिंह जी, विनोद कुमार शर्मा, रामविलास जी, अनिल सोनी जी, स्वामी भक्त देव शुभयोगी, कमलेश खैरनर जी, सोनी पंडित जी, सोम जी, प्रभु जी, चक्र जागरण साहस धैर्य जागरूकता निर्भीकता तक ही सीमित है, इसमें दैव, अरे जब ये चक्र सारे संतुलित होंगे तो दैवीय शक्ति के रूप में क्यों नहीं काम करेंगे। अगर किसी का फोकस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया तो फिर वो दैवीय शक्ति के रूप में काम नहीं करेगा, आप खुद ही विचार कीजिए। ठीक है, चलिए, दयानंद जी, बिमला शाह जी, सृजनी महंता जी, क्या चक्रा बैलेंसिंग से सभी बीमारियों से मुक्ति पाया जा सकता है? जी, अगर कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है तब। ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है उस कंडीशन में। अगर एक्सीडेंटल है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई नशा कर रहा है और बोलेगा चक्रा बैलेंस कर दो, तो कहां से चक्रा उसका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कोई मेजर अगर प्रॉब्लम है, एक्सीडेंटल अगर कोई प्रॉब्लम इश्यूज आ गए हैं, और अगर आपने, पहली बात तो यह है कि चक्रा बैलेंस को आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, और किसी जगह का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, आपने बिगड़ा हुआ ही छोड़ दिया, हम ऐसे ही जिंदगी जी लेंगे, निराशा में ही जी लेंगे, तो फिर उस कंडीशन में कोई बहुत बड़ी बीमारी वहां पर घर कर सकती है। और जब वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगी तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लगेगा, फिर हो सकता है कि आपको सर्जरी लगेगी। ठीक है, तो पहले तो ये समझे। और दूसरी बात, ये जितनी भी बातें हैं, जब भी आप किसी भी बात को, किसी भी तंत्र का अनुसरण करते हैं, जब आप किसी भी तंत्र का अनुसरण करते हैं, ज्योतिष भी एक तंत्र है, ऑकल्ट साइंस है, ये चक्रों का विधा भी एक तंत्र ही है, एक ऑकल्ट साइंस ही है। तो एक बात कभी मत भूलिए, वो क्या है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ठीक है, कर्म की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता खत्म नहीं हो जाएगी, कर्म की प्रधानता फिर भी रहेगी। कर्मों से जो कष्ट आने हैं वो आएंगे, लेकिन उन कष्टों को, जो कर्मों की धार है, उसे कुंठित किया जा सकता है अपनी साधना से, योग साधना से, ध्यान योग से, निवृत्ति मार्ग पर चलकर। तो चक्रों के बैलेंसिंग का उद्देश्य क्या है? मुक्ति की ओर। इसीलिए कल की जो चर्चा थी, आगम और निगम। आगम तो हो गया कि आप इस संसार में आए हो, अब आए हो तो बहुत सारी बातों को जानना चाहिए, बहुत सारी विद्याओं को जानना चाहिए, लेकिन अब आपको मोक्ष भी प्राप्त करना है। ये नहीं कि इसी जन्म मरण चक्कर में घूमते रह जाओ,
तो निगम नहीं होगा। निगम मतलब निकासी, निकलो, बंधन से मुक्त हो जाओ, मोक्ष की प्राप्ति हो जाओ। तो अगर आप निवृत्ति मार्ग पर चल पड़े, अगर आप योग मार्ग पर चल पड़े, तो निश्चय ही बहुत सारे कर्मों के फल कुंठित हो जाते हैं। वो दुख देने आएंगे लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो पहली बात, तो दो बातें यहां पर ध्यान रखनी है कि जो कर्मों से हमें फल भोगना है वो भोगना है, लेकिन अगर हम योग साधना करते हैं, चक्रों का संतुलन का अभ्यास करते हैं, तो जो फल हमें मिलना है वो कुंठित होगा, वो कमजोर पड़ेगा। ठीक है, आएगा जरूर लेकिन कमजोर पड़ेगा। तो इस बात को समझ लेना है। तो सब बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है, पाई भी जा सकती है, लेकिन आप इस पूरी विद्या को या पूरे विषय को कितना % समझते हैं। अब कोई अपना सब कुछ बिगाड़ के आए और फिर कहे अचानक से सुधार दो चक्रा वो करके, तो वो उस तरह से नहीं, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम अगर ज्यादा बढ़ चुकी है तो फिर उसको सुधरने में भी समय लगता है, ऊर्जा लगती है। हाँ, अगर कोई सही संपर्क मिल जाए, सही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टच हमें मिल जाए किसी ऐसे आध्यात्मिक पुरुष का, तो फिर बहुत सारी सहायता हो सकती है। तो पूरी बात को हमें समझना चाहिए। तो अगर कोई ये चाहता है कि चक्रों का संतुलन इसलिए हो जाए ताकि हम संसार के भोग भोग सके खूब अच्छे से, खूब मन मर्जी का खाएं और चक्रों को बैलेंस कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप संतुलित जीवन ही नहीं जियोगे तो आपके चक्र भी संतुलित कहां से टिकेंगे, वह भी नहीं होगा। और कर्मों का फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। ठीक, तो कुछ सिद्धांत होते हैं, मूल सिद्धांत होते हैं, और कुछ सिद्धांत होते हैं उन मूल सिद्धांतों के अंडर में काम कर रहे होते हैं। तो जो मूल सिद्धांत है, जो बेसिक फिलॉसफी है, वो कर्मा फिलॉसफी है। वो तो काम कर रहा है और वो करेगा। योगा और ध्यान किसे कहते हैं, और ध्यान किसी को करना है? योगा और ध्यान किसे कहते हैं? योग और ध्यान, ध्यान योग। योग का अर्थ है चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध करके क्या होगा? तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप की अवस्था प्राप्त होगी। तो स्वरूप की अवस्था प्राप्त करना योग का उद्देश्य है। ध्यान एक प्रक्रिया है, उसमें अभ्यास करना, अभ्यास और वैराग्य पूर्वक ध्यान का अभ्यास करने से, एक वृत्ति का अभ्यास करने से, एक ही भाव होने का अभ्यास करने से क्या होता है? चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। तो ध्यान इज प्रोसेस ऑफ योगा। अब प्रोसेस ऑफ योगा में कई सारी चीजें आ जाएंगी, आसन भी है, प्राणायाम भी है, प्रत्याहार भी है, धारणा भी है। लेकिन धारणा, ध्यान, समाधि, इसे अंतरंग योग कहते हैं। अंतरंग, बहिरंग नहीं, अंतरंग योग। ठीक है, तो इसे समझिए, यह ध्यान है, एक ही भाव होना ध्यान है। नीलम जादव जी, बहुत सारे चैनल पर वीडियो बने हुए हैं ध्यान के ऊपर, पूरा पतंजलि योग सूत्र का प्लेलिस्ट है, आप उसे सुन सकते हैं। धन्यवाद भारत, अशोक माली, पलकधारी राजभर जी। क्या योग साधना से होनी को टाला जा सकता है? पूर्व जन्मों के पापों के परिणाम को कम किया जा सकता है, कुंठित किया जा सकता है। कुंठित करने का मतलब कि वो आएगा तो जरूर, आएगा तो जरूर, लेकिन जो उसका प्रभाव था वो कम हो जाएगा, कुंठित हो गया। ठीक है, जैसे तलवार की धार कुंठित हो जाए तो मारेगा तो जरूर, लेकिन जितना कष्ट पहुंचाना था, जितना पेन देना था, उतना पेन नहीं देगा, उतना दर्द नहीं देगा, उतना तकलीफ नहीं देगा। ये होता है। लेकिन जो प्रारब्ध से होना है वो होगा। हाँ, मनुष्य अगर अच्छे कर्म करे, संयम का अभ्यास करे, योग का अभ्यास करे और पुण्य की वृद्धि करे, पुण्य की वृद्धि करे, प्रायश्चित करे, अगर उससे कुछ बुरा हुआ है प्रायश्चित करे, तो उससे कर्मों की का जो फल मिलने वाला है उसे कुंठित किया जा सकता है।
गुरुदेव मैं तो गुटखा खाता हूं, तो गुटखा मत खाओ। गुटखा खाकर कौन सा बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, ना शरीर का ना मन का। गुटखा खाना तो गलत बात है, मत खाइए, ये अभ्यास छोड़िए। अमृत मिला है, उस अमृत का पान कीजिए, ठीक है, अमृत का पान कीजिए। गंभीर शाह जी, सृजनी महंता जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में एक नए विषय के साथ, नए आध्यात्मिक विषय के साथ। जीवन को और सरल बनाना, देखिए इस चैनल के माध्यम से, या मेरा जो आध्यात्मिक अध्ययन का उद्देश्य है मुख्य रूप से जीवन के लिए है। जीवन बेहतर और जीवन बंधन मुक्त हो पाए, हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ पाए। अध्यात्म के प्रति दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, एक अंधविश्वासी और एक वैज्ञानिक। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करो, हमेशा अंधविश्वासी की तरह नहीं कि ऐसा लिखा गया है तो ऐसा मानना है, बल्कि साइंटिफिक एंगल से आप कभी गीता को पढ़ो, कभी पतंजलि के योग सूत्र को पढ़ो। तो ये हमें थोड़ा विवेक से ध्यान देना है। तो यही स्वामी विवेकानंद का उपदेश था, हम इसको समझ पाए, ये नहीं कि हम और ब्लाइंड फॉलोअर बन जाए और कुछ समझे ही ना तो कोई लाभ नहीं मिलेगा फिर। तो इस तरह से हमें समझकर चलना है और सनातन के इस विषय को समझना है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर किसी को कुछ बुरा लगे या ठेस लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अच्छा लगे तो सब, यह जगत जननी या प्रकृति सब करवाने वाली है, और वह चैतन्य शक्ति जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, सब उसकी शक्ति से होता है, उसकी चेतना से होता है। तो कुछ अच्छा हो रहा है तो उद्देश्य है कि लोग जीवन को समझें और जीवन को बेहतर बनाएं। ठीक है, चलिए ओम तत्सत। आप सभी को, जो लोग ध्यान योग करना चाहते हैं वो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त करें।